थर्मोडायनामिक्स का रिमेनिंग पार्ट और आने की इक्विलिब्रियम अराउंड 15th-16th जैन तक मैं फ्री कर दूंगा, क्योंकि उन चैप्टर्स में बहुत सारी चीजें आपके पढ़ने वाली हैं और उसके मैंने शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं आपको. सो यू विल टाइमली वॉच द वीडियोस फ्रॉम द एस ब्लॉक एंड बोरॉन कार्बन फैमिली. मैं अपने चैनल पे अपलोड किया करूंगा, आपको इन्फॉर्म भी करूंगा कि भाई ये देखो ऑलमोस्ट 5-5 लेक्चर का चैप्टर है. बस आपको कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, ध्यान से सुनो, आपको कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने. आपने सिर्फ उन लेक्चर्स को सुनना है और अपनी शीट में से सब कुछ लिखना है. शीट में लिखो जो लिखना. अगर आपको कुछ पॉइंट नोट करना होगा तो वो शीट में करना. उनका वेटेज ज्यादा नहीं होता एग्जाम में. जैसे किसी प्रशांत मिश्रा ने पूछा क्या उनका वेटेज एग्जाम में ज्यादा नहीं है. एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, 100% पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो इंफॉर्मेशन वाले चैप्टर है. इंफॉर्मेशन के नाम पे मैं आपका टाइम वेस्ट तो नहीं करूंगा. ओके, तो आप उन लेक्चर्स को देखोगे. कब देखना शुरू करोगे वो भी बताऊंगा. जब मैं आपका अराउंड आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करूंगा ना, तब तक मेरे 1-2 लेक्चर आपको अपलोड कर चुका हूंगा मैं इस ब्लॉग के. तो आपने एनसीईआरटी सामने रखनी है और अपनी शीट देखनी है साथ के साथ. ठीक है, तो जैसे मेरी एग्जिट होगी अराउंड 15 से 16 जनवरी तक का टारगेट रखे, फिर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, ताकि मेरी एग्जिट हो और तसल्ली से आप फिर अपनी ऑर्गेनिक पे टाइम स्पेंड करो. एस ब्लॉक और बोरॉन कार्बन फैमिली से सवाल बहुत कम आते एग्जाम में, पर जितने भी क्वेश्चन, ये ध्यान से सुनना, जितने भी क्वेश्चन एस ब्लॉक या पी ब्लॉक से सवाल आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आप जब आप खुद खोलोगे ना शीट, आपको तब पता लगेगा कितना कुछ तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने कवर कर लिया. ठीक है, चलिए अब मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, तो समझ के चलो कि केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 5 आज हमारी खत्म हो जाएगी. So the topic is dipole moment. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इजी टॉपिक है, और इससे सवाल भी मिलते हैं, पूछे जाते हैं, और इसका यूज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिले. सबसे पहले अगर मैं यहां बात करूं कि डाइपोल मोमेंट की इंट्रोडक्शन से पहले, अगर पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आपको याद हो तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, हैनी स्मिथ इक्वेशन. इस इक्वेशन में आपने ये सीखा था हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर, which is 16 times difference in electronegativity of A and B plus 3.5 times difference in electronegativity of A and B का स्क्वायर. अब आप यही से देख लीजिए, अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड है दो डिफरेंट एटम्स के बीच में और B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो B की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचने की होगी. जो यहाँ के बॉन्ड पेयर में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी B की ज्यादा है, तो B पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, A पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. मैं कहूंगा दिस बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बना और दोनों डिफरेंट एटम्स में वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अदर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब बच्चों यहां पे जो डाइपोल मोमेंट है ना, उस पे तो मैं बाद में आ रहा हूं, पर ये जो आपने ए और बी के ऊपर जितना चार्ज डाला है, जितने वैल्यू में ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितनी वैल्यू में ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ये तभी होगा जब बी ए से जोरों से इलेक्ट्रॉन खींचे. और ऐसा तभी हो पाएगा जब बी एटम इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए एटम. तो जितना बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा होगी उतना ये डिफरेंस वैल्यू बढ़ता जाएगा. या मैं यूं कह लूं, अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना मैं कहूंगा कि इस कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, यानी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड मोर पोलर है. दैट इज मोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. उस केस में मैं यहां ऐसे लिखूंगा साई ऑफ बी माइनस साई ऑफ ए
xi ऑफ b माइनस xi ऑफ a। तो किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल में कितने परसेंट आयनिक करेक्टर है, ये डिसाइड करने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना पड़ेगा। जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा उतना पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, उतना उस कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि आप आयंस बना रहे हो ना। तो शेयरिंग के बाद अगर आप आयंस बना रहे हो सॉरी शेयरिंग के बाद अगर आप आयंस बना रहे हो तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर बॉन्ड इज नॉट प्योर कोवलेंट, इट हैज सम आयनिक करेक्टर। अब किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल में परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका है स्मिथ इक्वेशन, अब एक तरीका आज जो हम पढ़ने वाले डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक ऐसा टर्म है जिसकी मदद से हम ये चेक करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कितने परसेंट आयनिक करेक्टर। यानी कि अगर कोई ये पूछे ना सर इस टॉपिक का यूज ये है कि आप किसी मॉलिक्यूल में कितने परसेंट आयनिक करेक्टर है, ये बता सकते हो कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना भी हो पर आपके पास उस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से हम ये आइडिया लगाते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कितने परसेंट आयनिक करेक्टर होगा। अब डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, मान लो इस ए और बी एटम के ऊपर यहां पे सपोज कुछ क्यू पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये क्यू नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब डेल्टा क्यू नेगेटिव चार्ज डेल्टा क्यू पॉजिटिव चार्ज। तो इस बॉन्ड के बीच में जितना ए और बी के बीच का ये जो बॉन्ड लेंथ है, मान लो उस बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है लेट्स से डी एंगस्ट्रॉम, और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा क्यू पॉजिटिव चार्ज डेल्टा क्यू नेगेटिव चार्ज आ गया। तो डाइपोल मोमेंट जिसका सिंबल है म्यू, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ। जितना ये चार्ज आए मल्टीप्लाई बाय ये बॉन्ड लेंथ। सो डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी ऑफ द आयन, चाहे इसका चार्ज बता दो चाहे इसका बता दो, क्योंकि बराबर चार्ज ही आएगा, जितना इस पे पॉजिटिव आएगा उतना इस पे नेगेटिव आएगा। और यहां आपने चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना है, साइन नहीं बता। So whatever the charge is being developed on A and B, that you are supposed to put over here. Whatever is the bond length between A and B, that you have to multiply with this value of charge, and this product is called dipole moment. It is a vector quantity. और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड इन दो नंबर की प्रोडक्ट है, बट इसकी डायरेक्शन कहां से असाइन की जाती है, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपके सामने कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनाया, तो आप ये जानते हैं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर कोई कहेगा ना कि इस बॉन्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताइए, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। यदि मैंने आपके सामने एक बॉन्ड बना दिया OH, who is more electronegative in this bond? Obviously oxygen. तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो बॉन्ड पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन को असाइन किया जाता है। मैं बोलूंगा दिस इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दिस इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड दिस डाइपोल मोमेंट वेक्टर विल बी टुवर्ड ऑक्सीजन। सो फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव एंड, या यूं कहें from less electronegative atom towards more electronegative atom. So its direction is towards more electronegative atom. मान लेते हैं अगर इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कभी कोई आपसे पूछे कैलकुलेट करके बताओ,
तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इन ए HCl molecule bond length of HCl is 1.275 angstrom. What is its dipole moment? मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल की फॉर्म में कि एक HCl मॉलिक्यूल है, इसकी कुछ बॉन्ड लेंथ आपको दे दी और ये बॉन्ड लेंथ दे दी 1.275 एंगस्ट्रॉम। अब आपसे पूछा कि इसकी डाइपोल मोमेंट बताइए। अब आपको मालूम है कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेट्स से क्लोरीन के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया और ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब आप चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या रखो, मिनिमम वैल्यू जितना यहाँ पे चार्ज है +1 और इस पे -1, ये आप मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज पुट कर सकते हो। तो मैं कहूंगा कि लेट अस सपोज दिस चार्ज इज 1 यूनिट चार्ज। पर आप चार्ज को जब भी वैल्यू पुट करोगे इसके सीजीएस सिस्टम में यूनिट्स बताने, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड दैट इज 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम होता है। दिस इज नथिंग अननोन टू यू, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से देखते आए। पर चार्ज के सीजीएस सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स होते हैं दैट इज 4.8 into 10⁻10 ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जैसे आप मास के ऐसे यूनिट्स क्या लेते हो, किलोग्राम, लेंथ के ऐसे यूनिट्स मीटर, तो चार्ज के ऐसे यूनिट्स तो कूलम है, पर सीजीएस सिस्टम में उसके जो यूनिट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एंड 1 कूलम, 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज इज असाइन्ड टू हैव दिस वैल्यू। तो अगर मुझे यहां बताना हो तो मान लो मिनिमम पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट, मिनिमम नेगेटिव चार्ज 1 यूनिट, तो मैं Q की वैल्यू जब यहां पुट करूंगा मैं ESU में पुट करूंगा, कूलम में नहीं। क्यों नहीं करूंगा अभी आपको बता दूंगा। तो हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 4.8 into 10⁻10 ESU, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के यूनिट भी सीजीएस सिस्टम में रखनी, बॉन्ड लेंथ इज इवेंचुअली लेंथ और लेंथ के ऐसे यूनिट्स होते हैं मीटर, तो सेंटीमीटर बन जाएंगे उसके सीजीएस सिस्टम में यूनिट। तो इस बॉन्ड लेंथ को भी मैं जो आपको दी गई है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा 1.275 into 10⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। उसे सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो अब ये बन गया 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो मैं ये बोलूंगा दिस इज 4.8 into 1.275 into 10⁻10 and this is 10⁻8 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, इसके यूनिट बन गए। अगर मैंने इसे ऐसे यूनिट्स में पुट किया होता तो मैं इसे कूलम लिखता और इसे मीटर में रहने देता, फिर डाइपोल मोमेंट के ऐसे यूनिट्स बनते कूलम इंटू मीटर, पर हम इसको हमेशा एक्सप्रेस करते हैं सीजीएस सिस्टम में ESU सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट के नाम पे इसका यूनिट रखा गया, क्योंकि ये जो 10⁻18 ESU सेंटीमीटर है दिस इज कॉल्ड 1 dBi, साइंटिस्ट का नाम जिसने डाइपोल मोमेंट वेक्टर इंट्रोड्यूस किया। इसलिए जब भी डाइपोल मोमेंट बताई जाती है डिबाई में बताई जाती है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, चेक करके बताओ 4.8 into 1.275 ये नंबर कितना आता है, चाहे कैलकुलेटर से बता दो। 4.8 into 1.275 की वैल्यू क्या आएगी, 6.12, तो मैं बोलूंगा 6.12 dBi। 1 dBi dipole moment is counted as 10⁻18 ESU centimeter. So dipole moment will be called as
6.12 डिबाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको किसी मॉलिक्यूल के लिए बोला ना, डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज 1.84 डिबाई, इसका मतलब होगा 1.84 into 1 डिवाइड, which is 1.84 into 10 raised to power minus 18 ESU centimeter. This is how dipole moment is calculated of a molecule. Multiply the charge with the bond length. हम जितना चार्ज उस पे असाइन करें, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो एटलीस्ट मिनिमम चार्ज 1 यूनिट तो होगा ही होगा। तो चार्ज की मिनिमम वैल्यू +1 और -1 के हिसाब से मैंने यहाँ पे 1 यूनिट चार्ज रखा, और 1 यूनिट चार्ज को कूलम में न रखते हुए मैंने ESU में रखा, क्योंकि हमें सीजीएस सिस्टम इसको डिफाइन करना। इसलिए मैंने 4.8 into 10⁻⁻10 ESU पुट किया। बॉन्ड लेंथ की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में थी, उसे मीटर में कन्वर्ट करके फाइनली सेंटीमीटर में कन्वर्ट, फिर उससे 10⁻10 और 10⁻8 से मल्टीप्लाई करके 10⁻18 ESU सेंटीमीटर में रिपोर्ट किया, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज 1 डिबाई। तो ओवरऑल आंसर बन जाएगा 6.12 डिबाई। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर को डिफाइन करते वक्त हमें इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ का प्रोडक्ट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। पर डायरेक्शन कैसे बतानी है? जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होती है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी की तरफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन असाइन है। सो आई होप यहां तक सब क्लियर होगा। तो मैं कुछ कुछ के डाउट्स पूछ लेता हूं। अरविंद, अरविंद आपने कुछ पूछना है शायद। No, Arvind, sir, you have any question? Okay. कैपिटल शिवम। सर +-1 मिनिमम नेगेटिव चार्ज क्यों लिया? वैसे तो फिर आयनिक हो जाएगा। क्योंकि चार्ज की हाँ, ये बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन पूछा है शिवम ने। सर आपने +1 -1 क्यों लिया? पर चार्ज की मिनिमम वैल्यू, चार्ज हमेशा होल नंबर में होता है, तो चार्ज की मिनिमम वैल्यू में क्या असाइन करता? +1 और -1। इसलिए ये जो मैं डाइपोल मोमेंट मैंने निकाली ना, ये जो मैंने डाइपोल मोमेंट निकाली ना 6.12 डिबाई, तो मैं ये जरूर बोलूंगा, जैसे तुमने अभी कहा ना सर फिर तो ये आयनिक हो गया, मैं कहूंगा अगर HCl के मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट 6.12 डिबाई हुई, इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू 100% आयनिक कैरेक्टर। एंड इफ एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली जो इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे, वो पक्की बात है 6.12 डिबाई से कुछ कम आएगी सर। लेकिन फिर इसलिए जब हम क्वांटाइज नहीं रहेगा। क्वांटाइज तो क्यों? चार्ज की क्वांटाइजेशन तो इससे मतलब फर्क पड़ती है ना। हम कहते हैं कि चार्ज को क्वांटाइज कर दे, तो क्वांटाइज तो तब तक ना जब वो प्योर केटायन या एनायन हो। हमें मालूम है कि ये तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां तो चार्ज परफेक्ट +1 -1 तो रियलिटी में हो ही नहीं सकता। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज अल्टीमेटली तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है ना। मान लो कोई हमें इसमें ये कह दे, अच्छा क्वेश्चन पूछा शिवम ने, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपको कोई ये कह दे, जिसके बेस जो मैं अभी आपको एग्जांपल देने वाला हूं ना, एग्जैक्टली न्यूमेरिकल इसी टाइप का आता है। मान लो कोई ये कह दे इसी सवाल में, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट इन द मॉलिक्यूल इज 1.03 डिबाई। मतलब रियलिटी में इस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जितनी है, आपने जो निकाली है वो क्या मान के निकाली कि यहाँ +1 केटायन का चार्ज -1 एनायन का चार्ज, यानी कि ये 6.12 डिवाइड तब होते अगर इस मॉलिक्यूल में 100% आयनिक कैरेक्टर होता। अगर उस मॉलिक्यूल का एक्चुअल डाइपोल मोमेंट मान लो इतना है, तो मैं ये बोलूंगा 6.12 डिवाइड जो आप कैलकुलेट कर रहे हो
यानी कि जो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ और कैलकुलेट कर भी नहीं सकते। द थ्योरेटिकल वैल्यू इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 100% आयनिक करेक्टर। तो अगर इसकी डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में 1.03 डिवाई है, तो फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने परसेंट आयनिक करेक्टर होगा? आप बोलोगे 1.03 बाय 6.12 इंटू 100, लगभग 17% आयनिक करेक्टर। अब ये 17% आयनिक करेक्टर हमें बता देगा कि एक्चुअल में ये चार्ज परफेक्ट +1 -1 नहीं है, पर आप चार्ज की मिनिमम वैल्यू 1 से रख भी नहीं सकते, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट आप निकाल रहे हो वो तब होते अगर ये मॉलिक्यूल प्योर आयनिक हो, पर रियलिटी में तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में परफेक्ट +1 परफेक्ट -1 चार्ज नहीं होंगे, डेल्टा प्लस डेल्टा माइन मतलब पार्शियल चार्ज। तो अब आप ये भी बता सकते हो, अगर इतनी डाइपोल मोमेंट आ रही है 17%, तो रियलिटी में ये जो चार्ज है ना, ये +1 जिसको आपने +1 यूनिट माना है, वो रियलिटी में 0.17 यूनिट है, यानी कि 17% ऑफ द चार्ज है बेसिकली एक्चुअल में, जिसको मैंने 1 पर पूरा मान लिया था, 1 -1 रियलिटी में इट्स 0.17, इट्स -0.17। सो दिस इज रियल एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग यू द टॉपिक ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्योंकि आपको जो सवाल पूछे जाते हैं वो ऐसे, किसी मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट पहले आप निकालोगे, ये मानते हुए कि वो 100% आयनिक है। आप यहाँ का चार्ज परफेक्ट +1 -1 लोगे, उसको ESU में रखोगे, बॉन्ड लेंथ को सेंटीमीटर बनाओगे, जो डाइपोल मोमेंट आपने निकाली है वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू 100% आयनिक है, पर रियलिटी में मॉलिक्यूल 100% आयनिक नहीं है। उसकी जो डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व की जाएगी एक्सपेरिमेंटली, उसकी मदद से आप बताओगे कितने परसेंट आयनिक है। इज दैट क्लियर शिवम? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, अनुराग यादव, अनुराग यादव कुछ पूछ रहे बेटा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोले डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होती है? नेगेटिव, लेस सर मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। सर लेकिन मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया गया था डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू। करेक्ट, वो फिजिक्स में हमारी जो कन्वेंशन है केमिस्ट्री में, वो फिजिक्स वालों से ऑपोजिट है। ठीक, जैसे हमारे थर्मोडायनामिक्स वाले कन्वेंशन है ना, उल्टे फिजिक्स है, हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कन्वेंशन भी उल्टा है। पर रियलिटी में बताऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, ऐसे बताता हूं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। फिजिक्स में जब आप कल को 12th पढ़ोगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपको सिखाएंगे अगर एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों बोलना चाह रहे हैं, इसको केमिस्ट्री की टर्म्स में समझना, जो वो फिजिक्स में ऐसे बोल रहे हैं। अगर आपके सामने एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं ये मान लूं इट इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच रीजन, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, हाँ, और ये लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की टर्म में, हम ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की टर्म में डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में कह रहे हैं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बस ये परफेक्ट आयन है, परफेक्ट आयन। तो इलेक्ट्रॉन मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव टुवर्ड पॉजिटिव का मतलब वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एंड वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो करेगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब हम केमिस्ट्री वाले बोलते हैं ना बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, बी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन कहां होगी, इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन रिच से लेस इलेक्ट्रॉन रिच तक। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां से दूसरी तरफ। हम केमिस्ट्री में उन्हीं की तरीके से काम ले रहे हैं। जब इन्होंने कहा ना नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमारा नेगेटिव का मतलब कौन है, समवन हु इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड समवन हु इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अगर यहां कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, फ्लोरीन खींच रहा है। इसका मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील कर रहा है, तो फ्लोरीन मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बन गया फिजिक्स की नजरों में। कार्बन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है।
और इस फ्लो के बाद हमारा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हमने केमिस्ट्री में ये कन्वेंशन बना दी बच्चों को बताने की, पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। पर जब हमने पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड बोला ना, तो हमारा मीनिंग यही है, ये इलेक्ट्रॉन का रिच रीजन था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे ज्यादा थी, फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, इसलिए कार्बन से फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ। इज दैट क्लियर अनुराग? यस सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। महक महक असाती, सर प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अभी आएंगे ना, जब हम ये टॉपिक खत्म करेंगे तब समझ में आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज क्या है, बहुत यूज है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सूर्यांश जायसवाल। हेलो हाँ सूर्यांश बोलो। सर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, तो सर जब आप न्यूमेरिकल करवा रहे थे तो मुझे समझ नहीं आया कुछ। तो अभी तू रिकॉर्डिंग पहले बाद में देखियो, क्योंकि अभी मैं इस पे बैक नहीं आऊंगा, रिकॉर्डिंग तू देख लियो एक बार। ओके सर। सूरज शर्मा। सर D इक्वल टू 1.275 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू हमेशा यूज करना है? नहीं, ये क्वेश्चन में दिया होगा, हमने याद नहीं कर दी, ये बॉन्ड लेंथ हर मॉलिक्यूल की अलग अलग होती ना। यस सर। ठीक है, Okay, बस sir, तुम्हें thank ये you. गलती नहीं करनी, उसे एंगस्ट्रॉम दिया हो, नैनोमीटर दिया हो, उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके सर। ठीक है, ओके। नयन सर तो मतलब इस ये जो कंपाउंड नयन थोड़ा वॉल्यूम रियलिटी में ऊंचा कर, चार्ज 0.17, नयन थोड़ा सर मतलब ये जो लाउडली बोल। कंपाउंड था इसमें रियलिटी, सर ये जो कंपाउंड था इसमें 0.17 चार्ज है, मतलब असलियत में। मतलब रियलिटी में जिसको हम बोल रहे हैं ना कि ये +1 -1, ये उसका 17% चार्ज है। ठीक है ना, 0.17 ही तो हो गया। तो चार्ज क्वांटाइज, तो से तो चार्ज जब आप कोवेलेंट बॉन्ड की बात जो करते हो ना, नंबर है जब आप जो- कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हो ना, और जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की टर्म में बोलते हो, तो हम ये कहते हैं कि ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जिसको तुम क्वांटाइज चार्ज कह रहे हो ना, वो तो आयनिक कंपाउंड में होता है, वो कोवेलेंट कंपाउंड में मिलने भी नहीं वाला आपको। ठीक है, तो मतलब आयनिक में मिल सकता है ये। आयनिक में मिल सकता है, क्योंकि आयनिक में हमेशा आप केटायन एंड आयन में प्रॉपर बोलते हो, एक पे +1 चार्ज, एक पे -1 चार्ज, लाइक सोडियम क्लोराइड में बोलते हो Na+Cl-। पर नयन एक चीज ये ध्यान रखे यार, जब तुम लोगों ने स्लैटर्स रूल पढ़ा था, शील्डिंग विल्डिंग पढ़े थे, तो आपने देखा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डेसिमल में आता था, यस सर। किया था। तब तो क्वांटाइजेशन की जरूरत, तब तो हम क्वांटाइजेशन की बातें करते नहीं, क्योंकि जब हम स्लैटर रूल लगा के शील्डिंग विल्डिंग करते हैं, तब भी तो हम बोलते हैं ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज 3.16। तब थोड़े ना हम बातें करते क्वांटाइजेशन की। नहीं सर, वो भी आपने कहा ना कि मिनिमम चार्ज +-1 हो सकता है, इस वजह से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इससे आप इससे कम चार्ज डाल भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो यही मान के चलेंगे कि परफेक्ट केटायन परफेक्ट एनायन की तरह क्वांटाइज्ड चार्ज है। बट रियलिटी में जब एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, उसका चार्ज परफेक्ट +1 -1 नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव में डेल्टा चार्ज है। वो डेल्टा कितना है वो आप यहां से गेस कर सकते हो। ओके सर। ओके, रियलमी सर जो आप सर शिवम को बता रहे थे सर, एक बार वो समझा दीजिए सर, वो समझ में नहीं आया। मैंने शिवम को यही बात बताई थी कि रियलिटी में जब हमने यहाँ पे चार्ज को H पे +1 और Cl पे -1 लगा दिया, तो क्या हमने HCl को आयनिक मान लिया? मैंने कहा हाँ, हमने इसे पहले आयनिक मान लिया और ये कह दिया कि H पे परफेक्ट +1 चार्ज है, क्लोरीन पे -1 चार्ज है। अगर वो +1 चार्ज या -1 चार्ज है, उसको हमने ESU में कन्वर्ट करके हमने डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 6.12 dBi निकाली। ये उस मॉलिक्यूल की एक्चुअल डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि नो मॉलिक्यूल इज 100% आयनिक।
तो 6.12 डिवाइड तब होते अगर ये मॉलिक्यूल 100% आयनिक होता। अब एक डाइपोल मोमेंट आपको इसी मॉलिक्यूल के सवाल में दी होगी, तो अगर सवाल में ये वैल्यू 1.03 डिवाइड दी है, तो आप अब यूनिटरी मेथड लगा के ये पता कर सकते हो कि जिस मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हो उसमें कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। तो वो हमने जो कैलकुलेशन की हुई दिख रही है ना आपको बोर्ड पे, 1.03 by 6.12 into 100, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन अवर फॉर केमिस्ट्री पीपल, कि हमें डाइपोल मोमेंट पढ़ने की जरूरत क्या होती है, क्योंकि हम किसी मॉलिक्यूल में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है ये निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ओके सर, समझ आई ये बात? यस सर। ओके, संस्कार। यस सर। सर जैसे आपने भी कहा था कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, तो जैसे NaCl में तो वो तो पूरा 100% आयनिक होना चाहिए ना? नहीं, वो भी नहीं आयनिक है। उस सर, आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा, जो आपने फायान रूल से देखा। यस सर, तो उसमें चार्ज लेकिन पूरा +1 और -1 आता है ना, Na पे +1। हम +1 -1 मान के, ये मान के कि वो 100% आयनिक है, रियलिटी में वो भी 100% आयनिक नहीं है। हो सकता है वो 90% आयनिक हो, 95% आयनिक हो। ओके, थैंक यू सर। एक शिवम दूसरा वाला स्मॉल लेटर्स वाला शिवम। तो जैसे हर शब्द को कुछ मतलब होता है, तो डाइपोल में कुछ मतलब है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे पानी बॉईल होने लगेगा 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा सब मतलब होता है ऐसा? मतलब तुम कह रहे हो कि डाइपोल मोमेंट का भी क्या कोई मतलब होता है ऐसा? जैसे आपने लिखाया है कि वो एक डायरेक्शन से जाएगा सर, ये सब तो मतलब नहीं हो सकता। ये देखो, ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है। यस सर। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं मोमेंटम वेक्टर का क्या मतलब है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, तो मोमेंटम को आप कैसे फील करोगे? फील थोड़े ना कर सकते हो आप, तो उसको मैथमेटिकली बता रहे हो ना। टॉर्क है, मोमेंटम है, इम्पल्स है। डालना तो सर उसमें कोई अजीब सी डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन अजीब सी क्या हो गई? जी सर, आपको मैं भेज दूंगा क्लास के बाद, सर आप बता दीजिए। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जो हम सर इसके फॉर्मूले से सर ये कैलकुलेट कर रहे हैं सर इसकी वैल्यू, सर ये एग्जैक्टली सर वैल्यू सर मतलब किस चीज की है सर? ये आयनिक परसेंटेज की है सर, किस चीज की है ये वैल्यू? ये जो वैल्यू आई है ये आयनिक कैरेक्टर की आई है। नो सर, सर जो ये आपको बता हमने सर ये डिबाई में सर जो आई है यूनिट सर, ये किस चीज की है सर? मतलब एग्जैक्टली है क्या चीज सर ये? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अगर ये कहूं कि 5 × 10⁻15 मीटर है, और हम 10⁻15 मीटर को बोलते हैं 1 फर्मी। यस सर। तो अगर मैं इसे 5 फर्मी लिख दूं तो गलत है क्या? नहीं सर, सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर ये चीज अगर सर ये वैल्यू ज्यादा होती तो सर इसका क्या मीनिंग होता सर, जो आंसर आया है फाइनल? कुछ नहीं सर आंसर 6.12। देखो पहली बात, ये 6.12 जो नंबर आया ना, ये बता रहा है कि अगर ये मॉलिक्यूल 100% आयनिक होता ना तो इसकी डाइपोल मोमेंट इतनी आनी चाहिए थी। ओके सर, सर यही पूछ रहा था। अगर कोई मॉलिक्यूल 100% आयनिक है तब उसके क्योंकि 100% आयनिक का मतलब हो गया इस पे पूरा +1 चार्ज, इस पे -1 चार्ज। यस सर। बट रियलिटी में कोवेलेंट बॉन्ड है ना, असली में तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं है। यस सर। तो यहाँ पे परफेक्ट +1 -1 चार्ज नहीं है, कुछ डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ओके सर, थैंक यू सर। अब ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज कितना आया अगर कोई पूछे, मैं कहूंगा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 6.12 डिवाइड अगर ये +1 होता, पर रियलिटी में तो ये 1.03 है, जो बता रहा है कि 17% आयनिक कैरेक्टर है। मतलब कि यहाँ वाला चार्ज 17% ऑफ 1 है सर 0.17 डेल्टा चार्ज है इतना। ओके सर। ठीक है, ओके यस सर, थैंक यू सर। नाउ आई एम मूविंग, हाँ ओके, नाउ आई एम मूविंग अहेड। अब जब आप डाइपोल मोमेंट वैल्यू को निकालना सीख चुके हो तो जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में हर बार ESU सेंटीमीटर से आएगी। अच्छा, अब एक बच्चे ने ये पूछा मेरे से कि सर ये जो 1 कूलम चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज है,
ये 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ESU में इसको 4.8 इंटू 10⁻10 क्यों कहते हैं? ये ऐसा कहां से आ गया? मैं कहूंगा इट इज ए फैक्ट जो आपको याद रखना, क्योंकि ये आपने वो चीज पूछ ली कि 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम क्यों कहते हैं। नो आंसर, कहते हैं तो कहते हैं। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कूलम में इतना माना जाता है, एंड ड्यू टू सम डेफिनेटली इंटर कन्वर्जन ऑफ द चार्ज, कहीं ना कहीं से तो आया होगा, बट आई डोंट नो कि 1 यूनिट चार्ज ESU में ये क्यों है। आई थिंक मे बी अ फिजिक्स पर्सन कैन आंसर दिस इन ए बेटर वे। मैं तो बोलूंगा इट्स अ फैक्ट, पर कहां से आया आई डोंट नो। अब मान लो अगर मैं किसी मॉलिक्यूल की बात करूं लाइक वाटर, वाटर के अंदर तो 2 बॉन्ड है, OH बॉन्ड। अब OH बॉन्ड में O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, तो इस बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगी फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव। इस बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट होगी वो भी कुछ Q इंटू डी होगी, डिपेंडिंग ऑन यहां की बॉन्ड लेंथ कितनी है, यहां पे कितना नेगेटिव चार्ज और कितना पॉजिटिव चार्ज है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां बॉन्ड लेंथ की वैल्यू और चार्ज पुट कर दूं, जितना भी ये बॉन्ड लेंथ है उसके हिसाब से इस बॉन्ड की कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है। इस बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट को कहते हैं बॉन्ड मोमेंट। इस बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट को कहते हैं बॉन्ड मोमेंट। और बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। अगर कोई ये कह दे कि भाई ये पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, 2 वेक्टर है जिनके बीच में कुछ एंगल थीटा भी है, जो एंगल बेसिकली बॉन्ड एंगल हुआ। तो आपको ये कह देना कि इस पूरे मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट बताओ, मैं कहूंगा वो इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट का रिजल्टेंट होगा, यानी कि यहां की बॉन्ड मोमेंट, यहां की बॉन्ड मोमेंट, उनका रिजल्टेंट वेक्टर विल डिसाइड ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि इस बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट जिसका नाम बॉन्ड मोमेंट है, इस बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट बॉन्ड मोमेंट है, बॉन्ड मोमेंट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड, बॉन्ड मोमेंट ऑफ सेकेंड बॉन्ड का रिजल्टेंट विल बी कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट ऑफ ओवरऑल मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक इन द फिजिक्स जैसे आप वेक्टर एडिशन करते। सो बॉन्ड मोमेंट ऑफ ईच बॉन्ड resultant vector addition of bond moment of each bond is called net dipole moment of the molecule. अगर कोई मुझे ऐसे बता दे कि भाई ये जो OH है, आपको अगर ये पता हो कि यहां का बॉन्ड एंगल मान लेते हैं 104.5 डिग्री और यहां पे लोन पेयर है, इस वेक्टर की बॉन्ड मोमेंट सपोज मैंने आपको दे दी 1.5 डिवाइड, इस एक बॉन्ड की बॉन्ड मोमेंट की वैल्यू मैंने 1.5 डिवाइड दे दी। नेचुरल सी बात है दूसरे बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट भी 1.5 डिवाइड होगी, तो 1.5 डिवाइड यहां की बॉन्ड मोमेंट, 1.5 डिवाइड यहां की बॉन्ड मोमेंट, और मैंने पूछा बताओ व्हाट इज नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द वाटर। दिस इज सिंबल ऑफ डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, आप कहोगे 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट जिनके बीच का एंगल बॉन्ड एंगल 104.5 है, तो आप कैसे निकालोगे? बॉन्ड मोमेंट ऑफ द फर्स्ट बॉन्ड μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा का स्क्वायर रूट। दिस इज हाउ यू फाइंड द वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट वेक्टर 2 वेक्टर का जिनके बीच का एंगल थीटा।
तो अब मैं बोलूंगा अगर ये वैल्यू पुट कर दूं, इस बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट यानी कि बॉन्ड मोमेंट और बॉन्ड मोमेंट दोनों आइडेंटिकल है, तो मैं अगर इसकी वैल्यू पुट कर दूं 1.5 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.5 स्क्वायर कॉस थीटा का रूट, और आपको ये एंगल की वैल्यू दे रहा हूं cos of 105.5 degree 104.5 degrees minus 1/4. So if you substitute over here, this becomes 1.5 square into 2 1 plus cos theta का स्क्वायर रूट। तो अब आपको cos थीटा की वैल्यू पता है, cos 104.5। तो आप यहां से इस मॉलिक्यूल का नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो आप बताइए कि नेट बॉन्ड मोमेंट कितनी आएगी, नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा। नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1.5 रेज़ टू पावर 3/2। तो क्या ये वैल्यू आपके पास, अगर आप कैलकुलेटर से भी चेक करो तो ये 1.85 आनी चाहिए, ऐसा आनी चाहिए। एक बच्चा कह रहा है -2 μ1 μ2 cos थीटा होगा। नहीं यार, वेक्टर एडिशन में +2 μ1 μ2 cos थीटा होता है। तो यहां से चेक करो नेट डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल की कितनी आ रही है आपकी। मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए 1.85 डिवाइड। ये आंसर है मेरे पास इस सवाल का, 1.85 डिवाइड। क्या आ रहा है? ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहां बात करते हैं अगर आपके पास कोई ये कह दे क्या इस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट में इन लोन पेयर का कोई योगदान होता है। आपको ये तो पता लग गया यदि किसी मॉलिक्यूल में मोर देन वन बॉन्ड है, तो अगर मोर देन वन बॉन्ड है तो हर बॉन्ड मोमेंट की वैल्यू अगर आपको पता हो तो नेट रिजल्टेंट निकाल के मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट मिलेगी। क्वेश्चन इज कि क्या ये लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसका आंसर ये है, if lone pair is present in pure s orbital or pure p orbital, its contribution in the dipole moment is ignorable. But if lone pair is present in the hybrid orbital, then dipole moment vector of the lone pair is having direction from small sized lobe towards large sized lobe. And lone pair moment is counted more than bond pair moment.
अब इसका मीनिंग समझते हैं। एक स्टूडेंट है दिव्या, वो कह रही बहुत मतलब छोटा लिख रहे हो आप, बड़ा लिखो। इज इट लाइक दिस? इज इट नॉट विजिबल फॉन्ट साइज? इट्स फाइन ना, आई कैन इग्नोर। ओके ओके फाइन, क्योंकि हमेशा मैं इसी साइज से लिखता हूँ, कभी दिक्कत हुई नहीं आई। कैसे आजकल तो मैं अपने वीडियोस भी देख रहा हूँ तो मुझे तो दिख रहा है फॉन्ट साइज प्रॉपर, फोन में ही मैं देख रहा हूँ तो अपने लेक्चर, तो मुझे तो वीडियो दिख रहा होता फॉन्ट साइज। आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन आई गेस। ओके तो मैं कोशिश करता हूं थोड़ा बड़ा लिखने की, और आई विल ट्राई कि मैं और बड़ा लिख लूं। ओके सिद्धार्थ, तो अगर कोई लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल या प्योर पी ऑर्बिटल में, तो उसका कंट्रीब्यूशन डाइपोल मोमेंट में काउंट नहीं होगा। और यदि लोन पेयर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो उसका कंट्रीब्यूशन डाइपोल मोमेंट में लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन हम काउंट करेंगे। ऐसा क्यों होता है अब ये समझते हैं। देखो, जब आपने ये कहा ना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम लाइक, अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है, अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करी राइट की तरफ जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन गए, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है वो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की है। हम क्या कहना चाहते हैं, अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन जिस तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस ज्यादा होंगे वहां नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा इकट्ठी हो गई, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन गई, वहां हम बोलेंगे कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन उस तरफ है जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिधर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस ज्यादा है। अब सपोज करो अगर एक परफेक्ट एस ऑर्बिटल, परफेक्ट एस ऑर्बिटल, यहां तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस एवरीवेयर हर पॉइंट में सेम है। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस जितने यहां है उतने यहां है, जितने यहां है उतने यहां है, हर पॉइंट पे हर लोकेशन में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। और जब तक इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी किसी लोकेशन में ज्यादा और किसी लोकेशन में कम नहीं हो जाती, तब तक हम डाइपोल मोमेंट में उसका कोई कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का ओरिजिन तभी है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो। यानी कि अगर मैं इस पूरे बॉन्ड पेयर का एक ऑर्बिटल ले लूं ना, ये ऑर्बिटल, तो अगर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ए की तरफ ज्यादा है और सी की तरफ कम है, तब मैं कहूंगा ये पॉजिटिव सेंटर है, ये नेगेटिव सेंटर है। पूरे चार्ज का पॉजिटिव सेंटर यहां है, नेगेटिव सेंटर यहां है। अगर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी पूरे इस एरिया में, पूरे इस ऑर्बिटल में बराबर होगी, तो मैं कहूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, इट विल कोइंसाइड एंड इट विल लुक लाइक दिस। यानी कि जहां न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जहां सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, उसी तरीके से सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी कुछ ना कुछ होगा जो कोइंसाइड कर रहा है, और ओवरऑल मॉलिक्यूल, ओवरऑल ऑर्बिटल सिमेट्रिकल प्लेस स्फेरिकल है। जैसे आप सेंटर ऑफ मास पढ़ते हो ना, सेंटर ऑफ मास ये कहते हो ना कि पूरी बॉडी का मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। तो अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर न्यूक्लियस है, तो जहां न्यूक्लियस है वहां सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, और पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है, यूनिफॉर्मली, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी उसी पॉइंट पे जहां पे न्यूक्लियस के अराउंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, ओवरऑल ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, वहां कहीं भी डाइपोल मोमेंट की बात नहीं। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
एक तरफ ज्यादा इकट्ठी हो गई, एक तरफ कम है, तो अब मैं कहूंगा जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहां पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां नेगेटिव चार्ज का सेंटर है. सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, नाउ दे आर नॉट कोइंसाइडिंग एट वन पॉइंट. तो मैं कह दूंगा दिस ऑर्बिटल विल हैव डाइपोल मोमेंट बट दिस ऑर्बिटल हैज नो डाइपोल मोमेंट. जब तक कोई ऑर्बिटल प्योर एस ऑर्बिटल है तो यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हर तरफ बराबर है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर पॉइंट पूरे मॉलिक्यूल, पूरे ऑर्बिटल का यही होगा जहां इसका ऑर्बिटल का सेंटर है, जहां न्यूक्लियस है. मैं कहूंगा अब कहीं भी डाइपोल मोमेंट नहीं है. यदि किसी पी ऑर्बिटल की मैं बात करूं, पी ऑर्बिटल की शेप आप ऐसे दिखाते, तो ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस जहां होगा वहां पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है. अगर कोई ये कह दे कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जितनी यहां है उतनी ही यहां है, यानी कि इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है, तो मैं कह दूंगा नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यही है जहां पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है. ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल हैज नो मीनिंग. पर जब आप कभी एक एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हो और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हो, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वहां आप ऑर्बिटल को ऐसे ड्रॉ करते. अब आपने ये दिखा दिया कि ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसकी लोब्स का साइज छोटा बड़ा है, और छोटा बड़ा साइज का मतलब है इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां ज्यादा है और यहां कम है. और अगर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर प्रोबेबल टू बी हियर. तो डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ लोन पेयर, अगर लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो हम काउंट करेंगे फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, डायरेक्शन ऑफ द लोन पेयर मोमेंट. यदि लोन पेयर एस ऑर्बिटल में है, पी ऑर्बिटल में है, तब हम इसका कॉन्ट्रीब्यूशन डाइपोल मोमेंट में नहीं काउंट करेंगे. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यूनिफॉर्मली प्लेस्ड. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी इस लोब में है उतनी ही इस लोब में है. तो सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स लाइक द सेंटर ऑफ मास. वी डिफाइन द सेंटर ऑफ चार्ज. अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में छोटी लोब और बड़ी लोब है, इसका मतलब यह है कि इनकी इंटरमिक्सिंग से अब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इस लोब में ज्यादा है. तो ये लोब मेरे लिए वो रीजन बन गया जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अकमुलेटेड है, और जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अकमुलेटेड है डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन उसी तरफ होती है. इसलिए लोन पेयर के अंदर जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो छोटी लोब से बड़ी लोब में गिना जाता है. इसलिए यदि कोई लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तब हम उसका डाइपोल मोमेंट का वेक्टर असाइन करते हैं, और हम ये मानते हैं कि लोन पेयर की जो मोमेंट होती है, लोन पेयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है डाइपोल मोमेंट में, वो किसी बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होता है. यानी कि मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, यदि कोई हमें ऐसा कह दे ना, मान लीजिए कि मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया SO2, अब आपको कोई पूछे कि सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप क्या कहते हो? सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, सल्फर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. इसका ये मतलब हुआ कि ये जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. इसका मतलब ये लोन पेयर जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में है वो सल्फर पे इस प्रकार से पड़ा है. दिस इज सल्फर एंड लोन पेयर इज हियर. अब अगर मैं यहां पे इस लोन पेयर में ये देखूं कि ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है जिसकी साइज ऑफ द लोब एक छोटी है एक बड़ी है, और इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बड़ी लोब में ज्यादा है, तो हम इस लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट वेक्टर को ऐसे डिसाइड करेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि इसकी डायरेक्शन इज टुवर्ड्स अप, टुवर्ड्स बिगर लोब. अब सल्फर और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट यानी कि बॉन्ड मोमेंट दैट इज टुवर्ड ऑक्सीजन, दैट इज टुवर्ड ऑक्सीजन.
क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ लगा लूं तो ये रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट नीचे होगा। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो बॉन्ड पेयर की डाइपोल मोमेंट है ये लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट के साथ कैंसलेशन इफेक्ट दिखा रही है, और कैंसलेशन में नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा लोन पेयर की ज्यादा मानी जाएगी एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। अभी बताऊंगा क्यों। जब भी कभी लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट को बॉन्ड पेयर की डाइपोल मोमेंट के साथ कैंसलेशन इफेक्ट मिल रहा है, तब हम यही कहेंगे कि नेट डाइपोल मोमेंट विल बी टुवर्ड्स अप, टुवर्ड्स लोन पेयर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और ऐसा क्यों मानते हैं, इसका रीजन भी समझो। पहले यहां पे इतना लिख लेते हैं। So in SO2, lone pair is present in the hybrid sp2 orbital. Therefore, lone pair moment is towards bigger sized lobe of the hybrid orbital. So direction of lone pair moment is upward, but bond moment of each sulfur oxygen bond is towards oxygen. Why? Because oxygen is more electronegative. Because oxygen is more electronegative. And resultant of bond moment is downward and is cancelled by lone pair moment. Therefore, net dipole moment of molecule is counted in the direction of lone pair moment. So net dipole moment will be counted as up. तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर आ जाए तो आपने ये देखना कि जो बॉन्ड पेयर्स का डाइपोल मोमेंट है क्या वो लोन पेयर से ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट आप टुवर्ड्स लोन पेयर ही काउंट करेंगे, क्योंकि लोन पेयर मोमेंट इज काउंटेड एज मोर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर कोई ये कह दे, हमारे पास कोई एग्जांपल है अमोनिया NF3, अगर कोई मैं ये कह दे कि इसमें नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के लिए डायरेक्शन बताओ, तो हम क्या करेंगे, लोन पेयर की टुवर्ड्स अप, टुवर्ड्स बड़ी लो। मैंने भले ऐसे ड्रॉ किया पर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा, क्योंकि आप ये जानते हैं नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4। तो लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3।
सेम, दोनों में sp3 हाइब्रिडाइज। तो लोन पेयर के कारण डायरेक्शन इज टुवर्ड अप। यहां हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। तो डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड मोमेंट इज टुवर्ड नाइट्रोजन। तो अब आप ये समझ सकते हो, तीन वेक्टर की एडिशन का रिजल्टेंट, इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है। तीनों बॉन्ड पेयर की नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विल बी अप, और वो लोन पेयर की डायरेक्शन नहीं है। तो मैं कहूंगा इन तीन बॉन्ड पेयर का डाइपोल मोमेंट लोन पेयर की डायरेक्शन में एड ऑन हो जाएगा। लेकिन यहां फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड पेयर की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है। तो इन तीनों वेक्टर का नेट रिजल्टेंट तो नीचे की तरफ आएगा। तो हम कहेंगे यहां बॉन्ड पेयर की डाइपोल मोमेंट को लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर रही होगी। तो यहां नेट डाइपोल मोमेंट कुछ घट जाएगी और यहां नेट डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि तीनों बॉन्ड पेयर का डाइपोल मोमेंट का एडिशन लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन में होने के कारण होगी। लेकिन यहां बॉन्ड पेयर की मोमेंट नीचे की तरफ है और लोन पेयर की मोमेंट ऊपर की तरफ। तो बॉन्ड पेयर की मोमेंट को लोन पेयर की मोमेंट का कैंसिलेशन इफेक्ट मिलेगा। इसलिए यहां का नेट डाइपोल मोमेंट रहेगा तो ऊपर की तरफ, पर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होगा एज कंपेयर टू दिस। तो हम कह देंगे अमोनिया इज मोर पोलर, मींस इट्स डाइपोल मोमेंट is higher than NF3 because in ammonia bond moment of NH bond is in the same direction as the lone pair moment. But in NF3, fluorine is more electronegative. Therefore, resultant of bond moment of NF bond is lying opposite to the lone pair moment, and hence some cancellation takes place. So net dipole moment of NF3 is less than net dipole moment of NH3. इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो एक मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट का दूसरे मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट से आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो मैं फिर से अनम्यूट करके डाउट्स पूछ रहा हूं। ऋत्विज देश पांडे, अरे यार आपने हाथ हटा लिया। ओके, परम नाम का स्टूडेंट, परम। यस सर, वो HCl वाले में मुझे पूछना था, वो रह गया था। वो सर HCl की स्टेट क्या है? वो गैस है कि एक्वस है? सर वो HCl, जब तक आप कोवेलेंट की बात कर रहे हो ना, HCl कोवेलेंट में गैस फॉर्म में। ओके सर। HCl गैस फेज में। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। आदित्य, आदित्य कुछ पूछना था आपने? आदित्य, कैन यू हियर मी? इट्स ओके सर, क्लियर हो गया। ओके बेटा। वीरेंद्र। हेलो सर। हाँ वीरेंद्र, पूछो। सर डार्गो रूल के हिसाब से सर SO2 में हाइब्रिड में नहीं होना चाहिए ना लोन पेयर को? क्यों 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 क्यों? ड्रैगोज रूल तब लगाते थे ना जब हम कहते थे कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो। ये तो ऑक्सीजन है।
सॉरी सर। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.5 से ज्यादा है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन तो सल्फर का डेफिनेटली होगा बेटा। क्लियर? नयन, सर जो लोन सर जो लो सर हाँ, ये जो डायरेक्शन है सर हमेशा लोन पेयर की तरफ ही आएगी क्या, अगर लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में? लोन पेयर की तरफ। लोन पेयर जब जब लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तब अगर लोन पेयर प्योर एस या प्योर पी ऑर्बिटल में, तब हम लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन काउंट ही नहीं करते। मतलब सर सबका सर जितने भी सर एटम्स मतलब जो अभी एलिमेंट्स है सर, उन सबका बॉन्ड मोमेंट मिलाकर भी लोन पेयर के मोमेंट जितना स्ट्रांग नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली। ओके सर, ठीक है, यस सर। और सर अगर दो लोन पेयर हो तो? करेंगे ना, अभी एग्जांपल वाटर का आएगा, अभी देखेंगे, तब भी सेम होगा, कुछ सिचुएशन बदलने नहीं वाली। सूरज शर्मा, सर कम से कम 20 सेकंड भी दीजिएगा सर नोट करने का। ओके, बस ये डाउट था तुम्हारा? यही सर। अच्छा, आराम से 25 सेकंड है, तूने 20 मांगे, मैं 25 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके, तो अभी जब तक सूरज नोट कर रहा है, मैं पॉज ले रहा हूं। ओके, सूरज सेड कि नोट कर लिया। ओके, नेक्स्ट डाउट में गोपाल कलावटे। गोपाल, क्या पूछना है बेटा? यस सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि यदि कोई लोन पेयर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, कोई यदि sp2 या sp3 में है, तो इनके अंदर जो डायपोल मोमेंट होगा, मैग्नीट्यूड उसका, हाँ, इसके अंदर डिफरेंस। तो पहले तो सब बच्चों को मैं बोलूंगा कि मन ही मन में बिग क्लैप फॉर दिस स्टूडेंट, इसने बहुत बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा। वेरी वेरी गुड एंड इम्प्रेसिव क्वेश्चन। थैंक यू सर। ओके, तो इसका सवाल ये है कि अगर ये लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, या किसी मॉलिक्यूल में हमने ले लिया कि लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, क्या इससे लोन पेयर की जो डाइपोल मोमेंट है, लोन पेयर का जो वेक्टर है, उस वेक्टर में किसी तरह का चेंज आएगा? उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर लोन पेयर इज प्रेजेंट इन any hybrid orbital with more s character, its lone pair moment increases. देखो, हमने अभी बोला कि भाई डाइपोल मोमेंट का जन्म क्यों होता है? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक लोकेशन के कंपैरिजन में दूसरी लोकेशन में ज्यादा। मान लो कोई ए एटम है और यहां पर इसके ऊपर लोन पेयर। अगर लोन पेयर में एस करेक्टर अगर ज्यादा होगा, तो एस करेक्टर ज्यादा होने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है किसी एटम की। जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर विल बी टुवर्ड द लोन पेयर। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा दिखाऊं, मान लो ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है? पी ऑर्बिटल में अगर मुझे इसको इस टाइप का बनाना ना, तो इसमें एस करेक्टर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल तभी बनता है जब आप sp, sp2, sp3 किसी p ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल के गुण मिलाते हो। जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो p और s की मिक्सिंग से हम हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा बनाते हैं। जितना s करेक्टर ज्यादा होगा, ये लोब का ये जो साइज डिफरेंस है, ये बढ़ता जाएगा।
जितना s करेक्टर ज्यादा होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में, उतना ये डिफरेंस इन द साइज ऑफ द लोब बढ़ेगा. प्योर p इज लाइक दिस इज प्योर p. इस p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जितनी यहां है उतनी यहां है. सो देयर इज नो डाइपोल मोमेंट. अगर मैं इसमें s ऑर्बिटल मिक्स कर दूं, s करेक्टर बढ़ा दूं, तो इसका साइज कुछ इस तरह से हो जाएगा. मैं कहूंगा ये जो लोब है ये पोलराइज हो गई. मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. अब किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में मान लो ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp है, ये कुछ इस तरह की हालत होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल में. जितना s करेक्टर ज्यादा होगा उतना ये डिफरेंस इन द साइज ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होगा, क्योंकि लोन पेयर में s करेक्टर आने से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है. जितना लोन पेयर उस ऑर्बिटल में होगा जिसमें s करेक्टर ज्यादा होगा, उसकी टेंडेंसी लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा होगी टुवर्ड दिस. यानी कि उतना लोब का साइज डिफरेंस ज्यादा होगा. sp से sp2 होते वक्त, sp3 होते वक्त s करेक्टर की वैल्यू 25%, 33%, सॉरी 50%, 25% हो रही है. ये जो करेक्टर है s करेक्टर घट रहा है. और खुद देखो, अगर s करेक्टर घट रहा है तो p करेक्टर बढ़ रहा है. तो मैं कहूंगा इसके रिस्पेक्ट में sp और हाइब्रिड ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में इसमें p करेक्टर ज्यादा है. और p करेक्टर अगर आ गया तो डाइपोल मोमेंट तो घट जाएगी. तो किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल को दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल से जब हम कंपेयर करते हैं, जितना किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में p करेक्टर आएगा उतना हम कहेंगे कि उसकी डाइपोल मोमेंट घटती जा रही है, क्योंकि उसके दोनों लोब्स का साइज डिफरेंस कम होता जा रहा है. मोर विल बी s करेक्टर, मोर विल बी द बिगर साइज ऑफ दिस लोब, मोर विल बी द अदर लोब ऑफ स्मॉल साइज. जितना s करेक्टर कम होता जाएगा, यानी कि p करेक्टर बढ़ता जाएगा, दोनों लोब का साइज डिफरेंस कम होता जाएगा. अकॉर्डिंगली हम कहेंगे उसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी घटती जा रही है. सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. हु आस्क्ड दिस? इज दैट क्लियर टू यू बेटा, जिसने पूछा था? ओके Gopal, I guess now it's clear, right? Gopal, is that clear to you? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Param. नो सर, नो डाउट वो हैंड रेस लो करना रह गया था. ओके. नयन. पूछ लिया मैंने, वो मैं हैंड Okay. डाउन करना भूल गया. विद्या निवास. सर NF3 और NCl3 में सर फिर कंपैरिजन में कैसे होगा? अब बताऊंगा ना, बताऊंगा, वो भी करेंगे. जब दो मॉलिक्यूल में नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ही तरफ हो रही हो तब कंपैरिजन कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे. राइट, ठीक है सर. ओके. नाउ मूविंग अहेड. अब जिस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब हम उस पे जा रहे जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं. सबसे पहले तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज और आर नॉन पोलर. नॉन पोलर वर्ड का मतलब किसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है. जिसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, उसका दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर. और इसके लिए मैं रूल दिखा रहा हूं, सबसे इजी और सस्ता सा ट्रिक. इफ अ मॉलिक्यूल हैज रेगुलर ज्योमेट्री, मतलब नो लोन पेयर एट द सेंट्रल एटम, all surrounding atoms are same, such molecule will have
नेट डाइपोल मोमेंट 0। जिन मॉलिक्यूल में रेगुलर ज्योमेट्री हो, परफेक्ट लीनियर ज्योमेट्री, परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, परफेक्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, परफेक्ट पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, जहां भी पूरी पूरी कंप्लीट रेगुलर ज्योमेट्री बन रही होगी, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं हो, सराउंडिंग एटम सारे सेम हो, उन मॉलिक्यूल का टोटल डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 आए। उनको हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड BF3, SO2, PCl5, SF6, IF7, वाटर, अमोनिया, NCl3, SF4, ICl3, मान लो आपको सवाल आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, किसका डाइपोल मोमेंट 0 है। तो आपने सीधा सा बड़ा आसान सा फंडा देखना है, क्या सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर तो नहीं है? नहीं है। क्या उसके सराउंडिंग में दोनों एटम सेम है? हाँ, दोनों एटम सेम है। क्या VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग आप खुद उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आप बनाओगे और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिसाइड करोगे अगर वो लीनियर है तो यहां बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। यदि सेंट्रल पे एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, ऑल सराउंडिंग एटम सेम हो, परफेक्ट लीनियर ज्योमेट्री हो, तो सीधा कह देना डाइपोल मोमेंट 0। क्यों कहना है? कार्बन और ऑक्सीजन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज टुवर्ड ऑक्सीजन, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस वेक्टर का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन विल बी टुवर्ड ऑक्सीजन। दोनों बॉन्ड सेम है, तो जितना डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इधर, उतना ही मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का। और दोनों वेक्टर जब 180 डिग्री पे होंगे, they will cancel the effect of each other, they will cancel the resultant vector 0। इसलिए इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट 0 नहीं है, बट इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट का नेट रिजल्टेंट 0 आए। जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल में लीनियर ज्योमेट्री होगी, सराउंडिंग एटम सेम होंगे। सराउंडिंग एटम सेम रखने का मतलब इधर के वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इधर के वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, और दूसरा उनका रिजल्टेंट कैंसल हो जाए। ऐसे केस में नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, सल्फर और ऑक्सीजन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो वेक्टर की डायरेक्शन इज टुवर्ड अप, वेक्टर की डायरेक्शन इज टुवर्ड ऑक्सीजन, वेक्टर की डायरेक्शन इज टुवर्ड ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम के अराउंड सारे एटम सेम है, ऑक्सीजन। तो जितना इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उतना ही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उतना ही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर तीन वेक्टर का मैग्नीट्यूड
सेम हो और तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो इतनी फिजिक्स आप मेरे से ज्यादा जानते हो कि तीन वेक्टर का रिजल्टेंट 120 डिग्री पे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। आप तब ये कहते हो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा और वो नीचे वाला रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर वाले वेक्टर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए नेट वैल्यू विल बी 0। अब एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में देखो, सेंट्रल एटम के राउंड ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सेम। सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर भी नहीं है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अब आप कहोगे नेट रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ डाइपोल मोमेंट विल बी 0। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट इसका नीचे वाला फ्लोरीन 180 पे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इस वेक्टर की डायरेक्शन फ्लोरीन की, ये वेक्टर जो 180 पे है ये कैंसल कर देगा। इस वेक्टर का रिजल्टेंट इसके साथ कैंसल आउट हो रहा है, तो ये दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एट 180, दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो हम कह देंगे नेट रिजल्टेंट वेक्टर विल बी 0 प्रोवाइडेड ऑल द सराउंडिंग एटम्स आर आइडेंटिकल, ताकि हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम यहां बात करेंगे। बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी हर बॉन्ड में, तीनों वेक्टर के बीच में एंगल 120 डिग्री का, तो तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। यहां देख लो क्लोरीन और क्लोरीन में सराउंडिंग एटम में, दिस इज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स क्लोरीन, दिस इज टुवर्ड्स क्लोरीन। बोथ वेक्टर्स आर एट 180 डिग्री, दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, है ना। अब ये जो तीन इक्वेटोरियल प्लेन में, आपको पता है इक्वेटोरियल प्लेन में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, और क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन इज टुवर्ड क्लोरीन। तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 120 पे कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो इक्वेटोरियल प्लेन के टोटल रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू 0 हो गई, एक्सियल प्लेन के नेट रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू 0 हो गई। और ऐसा हर बार होगा जब सेंट्रल एटम के अराउंड ऑल सराउंडिंग एटम सेम हो, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो, तो ऐसे केस में हमेशा रेगुलर ज्योमेट्री होने के कारण नेट रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द पूरा मॉलिक्यूल विल बी 0। यहां भी हम यही कहेंगे 5 फ्लोरीन का हर वेक्टर टुवर्ड फ्लोरीन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज टुवर्ड फ्लोरीन, और क्योंकि 5 वेक्टर के बीच में एडजेसेंट एंगल 72 डिग्री है, तो ऐसे केस में पांचों वेक्टर्स का हॉरिजॉन्टल प्लेन में 5 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आएगा, और ऊपर वाला एक्सियल फ्लोरीन और नीचे वाला एक्सियल फ्लोरीन दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस एक्सियल फ्लोरीन will get cancelled by dipole moment of the other fluorine which is lying towards the bottom. So net dipole moment will be 0. अब यहां देख लेते हैं, जो भी किसी बच्चे ने पूछा था, यदि किसी एटम के ऊपर एक से ज्यादा लोन पेयर आ जाए तब अब और आसान है, सीधा सा फंडा देखो, सेंट्रल एटम के राउंड सराउंडिंग एटम्स आर सेम, वो बात तो यहां पर आ गई। सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर आ गया जो इस कंडीशन में फुलफिल नहीं हो रहा, और ज्योमेट्री रेगुलर नहीं है, इट्स अ वी शेप, इट्स अ पिरामिडल, इट्स अ सीसॉ, इट्स टी शेप, इट्स नॉट रेगुलर ज्योमेट्री जहां लोन पेयर आ गया सेंटर पे, तो ऐसे केस में सीधा कह दोगे डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो। मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे नॉन जीरो, ताकि आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं SF4 की बात करूं, दिस इज सीशॉ शेप, दिस इज एन इक्वेटोरियल प्लेन, लाइक दिस इक्वेटोरियल प्लेन। तो सल्फर से फ्लोरीन की तरफ वेक्टर की डायरेक्शन, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ राइट में आएगा, लेकिन लोन पेयर का मोमेंट लेफ्ट में आएगा, और लोन पेयर का मोमेंट बॉन्ड पेयर के नेट मोमेंट से हमेशा ज्यादा माना जाएगा। तो इक्वेटोरियल प्लेन का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, दैट इज टुवर्ड लेफ्ट। पर ऊपर वाले फ्लोरीन
और नीचे वाले क्लोरीन की तरफ, डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन विल बी टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। पर इक्वेटोरियल प्लेन में जब लोन करना है क्या, तो ऐसे केस में इन दो फ्लोरीन के नेट वेक्टर रिजल्टेंट का कैंसलेशन पूरा पूरा लोन पर के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोन पर इज काउंटेड एज स्ट्रॉन्ग वेक्टर एज कंपेयर टू द अदर। तो हम कह देंगे नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो। इसी तरह मैं NCl3 की बात कर दूं, नाइट्रोजन और क्लोरीन में दे आर ऑलमोस्ट नियरली वेरी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं बोल रहा हूं लेट्स से नाइट्रोजन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन इज टुवर्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन लोन पर की मोमेंट इज टुवर्ड अप। तो मैं कह दूंगा तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट, तीनों बॉन्ड पेयर्स का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा, जो लोन पेयर के वेक्टर में एड ऑन होगा, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकती। वाटर में देख लेते, तो अब मैं कहूंगा एक लोन पेयर का वेक्टर और लोन पेयर का वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड लोन पेयर, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ होगा कहीं अप की तरफ, इधर। इसी तरह H से टुवर्ड ऑक्सीजन, H से टुवर्ड ऑक्सीजन, इन दोनों बॉन्ड पेयर का नेट रिजल्टेंट इसी के साथ एड ऑन होगा इन दोनों वेक्टर में, क्योंकि यहां दोनों बॉन्ड पेयर की मूवमेंट लोन पेयर की तरफ ही है, they are not cancelling the effect of each other, so net dipole moment will be toward the effect of the lone pair, so water will have non-zero dipole moment। अब जरा ICl3 में देख लेते हैं। ICl3 में आप ये देख सकते हो लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट तो लोन पेयर की तरफ है, और इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं तो राइट में ही आएगा, पर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैं कह दूंगा लोन पेयर का रिजल्टेंट मोमेंट बॉन्ड पेयर के मोमेंट को कैंसल आउट परफेक्ट नहीं करेगा, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी टुवर्ड लोन पेयर, बिकॉज लोन पेयर का मोमेंट है मोर देन द बॉन्ड पेयर। ऊपर वाले क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट नीचे वाले क्लोरीन के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, पर इक्वेटोरियल प्लेन का जहां क्लोरीन है उसका डाइपोल मोमेंट लोन पेयर के साथ कैंसल नहीं हो रहा। इन शॉर्ट यार, सस्ता सा तरीका, सेंट्रल एटम पे यदि लोन पेयर आ जाए और सराउंडिंग एटम सारे भले सेम क्यों ना हो, ज्योमेट्री रेगुलर नहीं है, अब आप नेट डाइपोल मोमेंट बोलोगे कि नॉन जीरो। लेकिन अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो जिसमें बेंजीन के ऊपर 6 क्लोरीन लगे, बेंजीन पर जब 6 क्लोरीन लगे तो अब मैं ये कहूंगा, मान लो ये सेंटर है बेंजीन का, तो इस कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड अप, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड डाउन, तो इस वेक्टर को कैंसलेशन में ये मिल जाएगा, दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड क्लोरीन, again toward chlorine, they are cancelling the effect of each other at 180 degree. Similarly, this is cancelling the effect of this. In short, जब किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी, सिमेट्रिकल, उसकी नेट डाइपोल मोमेंट विल बी नॉन जीरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसा कहा होता, अब मैं ये कहता कि यहां पर बस 2 क्लोरीन है, तो अगर मैं यहां सेंटर के रिस्पेक्ट में यहां देखूं, मैं कहूंगा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड हियर, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड हियर,
और इनके बीच का ये एंगल रफली 60 डिग्री के आसपास है हेक्सागन में। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट 60 डिग्री पे कैंसल आउट नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में मैं कह दूंगा दिस मॉलिक्यूल हैज नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, इट इज पोलर मॉलिक्यूल। सो दिस इज सो सिंपल टू प्रिडिक्ट कहां मॉलिक्यूल पोलर होगा और कहां मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, राइट? आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, सो आई एम आस्किंग अनम्यूटिंग ताकि मैं आपके डाउट्स ले सकूं।